today's video we are going to cover Unit 3 of Operating System. अब हम पहले इसमें देखेंगे कि प्रोसेसेस क्या होते हैं. हमारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम हैं एग्जीक्यूशन में. जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, वी हैव n नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. तो यहाँ पर जो भी हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोसेस. तो प्रोसेस क्या होता है? हमारा कोई भी प्रोग्राम जो कि हमारा एग्जीक्यूशन में है, और जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा एक सीक्वेंशियल फैशन में होना चाहिए. कि मतलब एक प्रोसेस जो है P1 से लेके Pn तक हमारे सारे प्रोसेस एक सीक्वेंशियल फैशन में होने चाहिए. प्रोसेस को हम डिफ़ाइन करेंगे कि एक ऐसी एंटिटी है हमारी जो रिप्रेजेंट करती है बेसिक यूनिट ऑफ वर्क को, जो कि हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट होती है. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हमारा जैसे ही प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है वो प्रोसेस बन जाता है, और वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है. पहला होता है हमारा स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा. तो यहाँ पर देखते हैं स्टैक में क्या होता है. स्टैक में हमारा सारा टेम्प्रेरी डेटा होता है. हीप में हमारा डायनेमिकली मेमोरी, हीप जो होता है वो हमारा मेमोरी एलोकेट करता है. जो हमारे प्रोसेस होते हैं उन्हें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पर. टेक्स्ट क्या करता है? हमारी सारी जितनी भी करंट एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से. लास्ट वन इज़ डेटा. डेटा क्या करते हैं? हमारे डेटा में सारे हमारे ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम. अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोसेस तो हमने देख लिया कि भाई प्रोसेस हमारा कोई भी प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. लेकिन प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है हमारा कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जब हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें हम कलेक्शन बना देते हैं, और वो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसे स्पेसिफिक टास्क करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है A इज़ इक्वल्स टू 2 और B इज़ इक्वल्स टू 3, और एक इंस्ट्रक्शन है ऐड. Then A plus B, we have to perform the addition operation in this. So we have instructions and we have to perform a specific task. So for performing this specific task, so this process is known as program, जहाँ पर हमारे पास एक set of instructions होती हैं और हमें एक specific task perform करना होता है. अब ये जो हमारा परफॉर्मेंस होती है हमारी एल्गोरिदम पे, जो हमारी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस होती है वो हमारी एल्गोरिदम पे बेस्ड होती है. और जो कलेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइब्रेरीज़ वगैरह, इसका इन सब को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. अब हमने प्रोसेस और प्रोग्राम देख लिया तो इनके बीच में एक डिफरेंशिएट आता है. प्रोसेस जो है वो हमारा एक्टिव एंटिटी है और एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है, वाइल प्रोग्राम जो है वो हमारा एक पैसिव एंटिटी है और एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है. प्रोसेस हमारा होता है, प्रोसेस में सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं. वाइल प्रोसेस में एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है कि जैसे ही प्रोसेस का काम ख़त्म हो गया वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट प्रोग्राम विल रिमेन कॉन्टीन्यूसली. जो हमारा प्रोसेस होता है वो लोड होता है मेन मेमोरी में, और जो हमारा प्रोग्राम होता है वो लोड होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ जो हमारी प्रोसेस है उसका लाइफ साइकिल क्या है? पहले हमारा जो स्टार्ट है इसमें हमारा जो प्रोसेस है वो क्रिएट होता है. इट इज़ अ क्रिएशन प्रोसेस. यहाँ पर उसे एक नई लाइफ मिलती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ ऑफ द प्रोसेस. नेक्स्ट इज़ रेडी. जो हमारे प्रोसेस हैं जो क्रिएट हो चुके हैं वो सब रेडी स्टेट में आ सकते हैं. तो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सारे प्रोसेसेस को जो क्रिएट हो जाते हैं उन्हें मेन मेमोरी में लोड करती है, और वहाँ पर जो भी हमारे प्रोग्राम, जो भी हमारे प्रोसेसेस रेडी होते हैं रन करने के लिए, वो सारे क्यू में ऑर्डर में लग जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रनिंग. अब रनिंग में क्या होता है? जो भी हमारा प्रोसेस रेडी होता है रन करने के लिए, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं उनमें से कौन सा प्रोग्राम जो रेडी है, उनमें से कौन सा प्रोसेस को हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे. जिस भी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट होती है वो हमारा रनिंग स्टेट में आ जाता है, और जैसे ही वो रनिंग स्टेट में आता है वहाँ पर हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और वो एग्जीक्यूशन तब तक चलती रहती है जब तक उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता. या फिर एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जैसे कि इनपुट आउटपुट आ गया एंड दैट प्रोसेस हैव टू वेट फॉर इनपुट आउटपुट. तो वो रादर देन डिसरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, इट वेंट्स टू द वेटिंग स्टेट. वेटिंग स्टेट में क्या होता है? हमारे कोई भी हमारा रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है हमारा प्रोसेस की, इसे रिसोर्स नहीं मिले, या फिर यूज़र के इनपुट के लिए वेट कर रहा है कि फॉर फर्दर प्रोसेसिंग वी नीड सम यूज़र इनपुट, एंड इफ़ यूज़र विल एंटर सम इनपुट देन ओनली वी कैन मूव अहेड.
तो वो वेटिंग सिचुएशन होती है. एंड इफ़ आर वर्क इज़ डन, आर प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड आफ्टर वेटिंग, देन अगैन रनिंग स्टेट में जाता है. जैसे ही हमारा काम इंस्ट्रक्शन का ख़त्म होता है वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है. टर्मिनेटिंग स्टेट में क्या होता है, मतलब प्रोग्राम का काम जो हमारा प्रोसेस था वो फिनिश हो गया है, प्रोसेस का काम, एंड नाउ इट हैज़ टू बी रिमूव्ड. और वो वेट करता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया, तो वो वेट कर रहा है कि मेन मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी में कैसे जाए. ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे प्रोसेस में, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं. पहला है हमारा क्रिएशन. क्रिएशन का मतलब है कि हमारा प्रोसेस क्रिएट हो गया, अब वो रेडी है रन करने के लिए, वो रेडी क्यू में आ जाएगा, अब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए. नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग का मतलब है कि अभी जो प्रोसेस काम कर रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या काम, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा जो हमारा, जिसे हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे, देन उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा जिससे हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे. दिस होल प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि रिसोर्स किसको जाएगा, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट करेगा, उसे हम शेड्यूलिंग बोलते हैं. एग्जीक्यूशन क्या होता है, जो प्रोसेस हमारा अभी करंट में एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसे हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं. हमारा प्रोसेस जो होता है दैट कैन कम टू अ ब्लॉक और अ वेट स्टेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, देन दैट केस द प्रोसेसर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एट दैट प्रोसेस. The last stage is deleting or killing. Once the purpose of this process get over, the OS will kill the process. जैसे ही हमारा पर्पस ओवर हो जाता है प्रोसेस का, तभी तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को किल कर देता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज किलिंग और डिलीटिंग. नाउ पीसीबी क्या होता है, हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है हर एक प्रोसेस के लिए. पीसीबी के पास एक इसे हम एक आइडेंटिफाई होता है हमारे एक इंटीजर प्रोसेस से. पीसीबी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे प्रोसेस की, जो भी हमारा प्रोसेस जैसे वो रनिंग स्टेट में जाता है, जब तक वो रहता है रनिंग स्टेट में, जैसे वो एंटर करता है जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता, उसके बीच की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं एक प्रोसेस की, वो सारी हमारी पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती हैं. वो सारा उसे ट्रैक करता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस को. So here are some informations which are tracked by the PCBs of the process are process state, कि प्रोसेस जो है वो हमारा कौन सी स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है. देन प्रोसेस प्रिविलेज, कि रिक्वेस्ट जो है वो हमारी रिसोर्स की जो रिक्वेस्ट हमने सेंड करी है वो अलाउ हुई है या डिसअलाउ हुई है. नेक्स्ट इज़ प्रोसेस आईडी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम सेंड कर देते हैं अपनी, हमारे जो प्रोसेस होता है हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. देन पॉइंटर हमारा एक पेरेंट प्रोसेस के लिए पॉइंटर होता है. देन नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास एड्रेस होता है जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होने वाली होगी उस प्रोसेस में. सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इसमें अप्लाई होने वाला है. मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी हमारा प्रोसेस है उसमें कितने पेज टेबल्स लग रहे हैं, मेमोरी की लिमिट क्या है, सेगमेंट्स क्या है, एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड हियर. देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स कि सीपीयू को कितना टाइम लगा, कितनी टाइम लिमिट्स हैं, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में कितना टाइम गया, कितना सीपीयू यूज्ड हुआ. इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, जितने भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस एलोकेट हुई हैं, जितना उसने वेट करा, एवरी इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड देयर. एंड सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. यहाँ पर एक डायग्राम है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस है P0 और दूसरा प्रोसेस है P1. तो यहाँ पर क्या है कि पहले एक सिस्टम ने इंटरप्ट करा, देन हमारी स्टेट जो है वो P0 है, यहाँ तक हमारी एग्जीक्यूशन चल रही थी, अब इंटरप्शन हो गई है, तो हमारी जो हमारा पीसीबी है, वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो हमारा अब आइडल रहेगा. देन आफ्टर दैट वर्क हैज़ बीन डन, वो रीलोड हो जाएगा दूसरे पीसीबी में. अब वो दूसरे पीसीबी में रीलोड हो गया, देन यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर से इंटरप्ट आती है. अब इंटरप्ट आती है तो वहाँ पर फिर से वो रीलोड स्टेट, अब वो सेव स्टेट बन जाएगी. आफ्टर दैट सेव स्टेट फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में रीलोड होगी. एंड दैन इस टाइम स्पैन में हमारा जो प्रोसेस 1 है वो सारा का सारा आइडल रहेगा. जितना भी हमारा प्रोसेस 1 है ये आइडल रहेगा. देन आफ्टर दिस प्रोसेस इज़ बैक रीलोडेड, जो हमारा P0 प्रोसेस है ये रीलोड होगा, तभी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. ओके, देन शेड्यूलर्स क्या होते हैं, वही हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं
कि हमें सीपीयू टाइम कितना देना है, किस प्रोसेस को हमें एलोकेट करना है, रिसोर्सेज एंड ऑल एवरीथिंग विच आर शेड्यूल्ड आर, जो भी हमारे प्रोसेस शेड्यूल्ड होते हैं उसे हम शेड्यूलर्स की हेल्प से शेड्यूल करते हैं. तो हेयर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स. द वेरी फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर्स भी बोलते हैं. ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस हम रेडी क्यू में लेकर आए हैं. देन नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं. यहाँ पर क्या होता है, हमारा हम सेलेक्ट करते हैं दैट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट. कौन सा प्रोसेस हमारा अब वापस अगले प्रोसेस में, जो अगला साइकिल हमारा होने वाला है उसमें कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा. और ये हमारा बहुत फास्ट होता है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड हो जाता है. देन मीडियम शेड्यूलर क्या होता है, यहाँ पर ये स्वैपिंग का पार्ट है. यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट जो भी हमारे वेटिंग में होते हैं देन वो वापस रिटर्न करते हैं रनिंग क्यू में. देन दिस प्रोसेस नीड्स अ स्वैपिंग. सो मीडियम शेड्यूलर जो होते हैं वो उस काम को करते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, एक प्रोसेस अपनी सेफ स्टेट से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है लेकिन अपनी स्टेट को छोड़कर जा रहा है, दैट इट माइट कम अगैन. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कि मतलब अभी P1 है प्रोसेस, अब हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, कोई P0 प्रोसेस आ गया. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं. P0 है, P1 है, लेकिन यहाँ पर अभी एक P0 है, एक P1 है, एक P2 है. हाई प्रायोरिटी आ गई P2 की, लेकिन इसका भी काम ख़त्म नहीं हुआ है. तो यहाँ पर मान लो P0 का काम ख़त्म हो गया, हमने एलोकेट कर दिया. यहाँ पे इसे एक ही रिसोर्स चाहिए था 0 से 1, और इसका अराइवल टाइम भी 0 था. इसका अराइवल टाइम 1 था, लेकिन इसे 2 रिसोर्सेज चाहिए थे, 3 रिसोर्सेज चाहिए थे इसे. फिर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो P1 है उसे 3 रिसोर्सेज चाहिए, वाइल जो हमारा P2 है उसे 4 रिसोर्सेज चाहिए. इसका अराइवल टाइम है 2. तो यहाँ पर ये आया P1 हमारा 1 से 2, तो हम एक रिसोर्स दे देंगे. यहाँ पर इसके पास अभी 2 रह गए, लेकिन हाई प्रायोरिटी हमारी P2 की है. P1 का तो काम ख़त्म हो ही गया, तो हम उसकी प्रायोरिटी देखेंगे नहीं क्योंकि उसे एक चाहिए था और पहले आया अराइवल टाइम पे और कोई था नहीं, तो हमने P1 दे दिया. देन P2 में हम क्या करेंगे, अभी हम देख रहे हैं P3 और P2 में से, P1 और P2 में से P2 की हमारी प्रायोरिटी हाई है, तो हम P2 को पूरा चलाएंगे. अभी की नीड फुलफ़िल नहीं हुई है, लेकिन हमने वो स्विच कर दिया है P1 से हमने P2 पे स्विच कर दिया है. एंड हम इसके 4 साइकिल्स चलाएंगे, तो 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6. देन आफ्टर दैट उसके हमारे पास 2 साइकिल्स अभी लेफ्ट हैं, देन P1 और यहाँ पर 8. तो ये जो स्विचिंग हुई है P1 से P2 में, लेकिन P1 के तो अभी सारे रिसोर्स एलोकेट नहीं हुए थे, स्टिल वी हैव स्विच्ड ना. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, वही अभी शेड्यूलिंग हमने डिस्कस करा था, दैट इज़ द सेम थिंग. इन प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़ क्या होते हैं, हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं क्यू में मेंटेन होते हैं. जो भी हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो क्यूज़ में होती है. तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के क्यू हैं. पहला है हमारे पास जॉब क्यू, देन रेडी क्यू, देन डिवाइस क्यू. जॉब क्यू क्या होता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे जॉब क्यू में आते हैं. देन रेडी क्यू में जो भी हमारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में आ चुके हैं और वो रेडी हैं एक रनिंग स्टेट में जाने के लिए, वो सारे रेडी क्यू में आते हैं. और डिवाइस क्यू में क्या होता है, जो भी प्रोसेस हमारे ब्लॉक्ड होते हैं, जो भी प्रोसेस हमारे वेट कर रहे होते हैं, उसे वो हमारे सारे डिवाइस क्यू में आते हैं. दिस इज़ द डायग्राम कि जॉब क्यू में हमारे पास सारे प्रोसेसेस हैं, जो भी हमारा जॉब क्यू है उसमें सारे प्रोसेसेस हैं. all process we have here in the job queue. See, here in the job queue we have all the process. Then after that it goes to ready queue. अब वो हमारा ready queue में जाता है. After going to ready queue, यहाँ पर हमारा एक ये हमारी डिवाइस क्यू है. जो भी हमारे प्रोसेस ब्लॉक्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट ये वाला वेट कर रहा है, तो ये हमारा डिवाइस क्यू है. ओके, नाउ प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़ जो 3 तरह, अब हमारे पास 3 तरह के शेड्यूलर थे, उनके बीच में एक डिफरेंशिएट देख लेते हैं. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा क्या होता है, एक जॉब शेड्यूलर होता है. शॉर्ट टर्म हमारा सीपीयू शेड्यूलर होता है, और मीडियम टर्म हमारा प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर होता है. स्पीड जो होती है लॉन्ग टर्म की वो कम होती है, शॉर्ट टर्म की थोड़ी फास्ट होती है, और मीडियम की दोनों के बीच में होती है.
इट इज़ ये हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। वेट अ सेकेंड। इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, वाइल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है वो हमारा उसकी डिग्री को थोड़ा कम कर देता है, मतलब उससे थोड़ा कम कंट्रोल करता है मल्टी प्रोग्रामिंग को। लेकिन जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो उसकी डिग्री को रैदर देन कंट्रोलिंग वो डिक्रीज़ कर देता है। इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट और मिनिमम इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम। जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, वाइल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में थोड़ा कम होता है। और मीडियम शेड्यूलर में मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये हमारा पार्ट होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करता है एक पूल को और उसमें लोड कर देता है मेन मेमोरी में सारे जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो हमारा सेलेक्ट करता है प्रोसेसेस जो रेडी होते हैं, और मीडियम टर्म शेड्यूलर रीलोड करता है जिनके पास हमारे रिसोर्स एलोकेट हो गए हैं वापस, वो वापस रीलोड हो जाते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होता है, हमारे सीपीयू के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एल्गोरिदम, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF विद प्रेम्पशन, नॉन प्रेम्पशन, LJF एंड सो मैनी मोर, प्रायोरिटीज़ एंड ऑल। तो उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस हमारा शेड्यूल होने के लिए जाएगा रनिंग क्यू में। तो दैट प्रोसेस दैट क्राइटेरिया इज़ नोन एज शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारा CPU बिजी होना चाहिए एज मच एज इट कैन बी पॉसिबल। इट्स रेंज इज़ 0 to 100%, बट रियल सिस्टम में उसकी रेंज 40% होती है लाइटली लोडेड सिस्टम के लिए, और 90% होती है हेविली यूज सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट इज़ थॉरोपुट। थॉरोपुट क्या होता है, हमारा जो CPU काम कर रहा होता है, जितना भी एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस को, उसमें कुछ काम हुआ होता है, तो उस काम को मेजर करने के लिए, उस वर्क को मेजर करने के लिए जो भी हमारे नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे पर टाइम में कंप्लीट होते हैं उसे हम थॉरोपुट बोलते हैं। लॉन्ग प्रोसेस के लिए ये रेट हमारा 1 होता है। लॉन्ग प्रोसेस के लिए जो इसका रेट होता है कि एक प्रोसेस के लिए 1 घंटा, वाइल शॉर्ट प्रोसेसेस के लिए इट में बी 10 प्रोसेसेस पर सेकेंड। देन टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रोसेस द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। जैसे ही हमने अपना प्रोसेस सबमिट करा और जैसे ही उसका सारा काम ख़त्म हुआ, उसके बीच का जितना भी हमारा टाइम स्पैन है उसे हम टर्न अराउंड टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस एंड थ्रेड। वैसे यहाँ पर ये बेसिकली थ्रेड टॉपिक है, बट द डिफरेंस ऑल्सो कम्स ऑफ प्रोसेस एंड थ्रेड। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या है, हमारा कोई प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन में, वाइल थ्रेड मीन्स द सेगमेंट्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है टर्मिनेशन में, क्रिएशन में। थ्रेड में हमें कम टाइम लगता है टर्मिनेशन में भी और क्रिएशन में भी। और जो हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो हमारा प्रोसेस में स्लो होती है, वाइल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन थ्रेड इज़ फास्ट। जो हमारा प्रोसेस होता है वो लेस एफिशिएंट होता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट है, हमें टाइम लैग हो सकता है दो कम्युनिकेशन के बीच में। बट थ्रेड में हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट है तो हमारी कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। होल्ड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेस, बट यहाँ पर मल्टी प्रोसेस का कोई कॉन्सेप्ट होल्ड नहीं होता। नेक्स्ट इज़ जो हमारा प्रोसेस है वो एक हैवी वेट प्रोसेस है, जो थ्रेड है हमारा लाइट वेट थ्रेड है। अगर एक प्रोसेस को हमने ब्लॉक कर दिया तो दूसरा प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन अगर एक थ्रेड को हमने ब्लॉक कर दिया तो दूसरा थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस हमारी सेम रिसोर्सेज को शेयर नहीं करते हैं, बट थ्रेड हमारे सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। हर एक प्रोसेस अलग तरीके से ट्रीट होता है क्योंकि उनके रिसोर्सेज अलग हैं, लेकिन हर एक थ्रेड हमारा सेम तरीके से हमारा यूज़ होता है या फिर ट्रीट होता है क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अगर हमारे पास थ्रेड की थियरी आई तो हमने जो डिफरेंशिएट में इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको ये सेम पॉइंट्स लिख कर आने हैं। देन द नेक्स्ट वी हैव इज़, यहाँ पर एक डायग्राम है थ्रेड का, सिंगल प्रोसेस थ्रेड और सिंगल प्रोसेस विद 3 थ्रेड्स। देन एडवांटेज क्या है इसके कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मिनिमम हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं फास्ट हो जाती है। यूज़ जो है थ्रेड का वो प्रोवाइड करता है हमें एक बहुत अच्छा वे, प्रोसेस के अंदर एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वे है, हम क्रिएट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं।
Then threads allows utilization of multi-process architecture to greater scale and efficiency. थ्रेड्स हमारे अलाउ करते हैं, जो हमारे मल्टी प्रोसेस होते हैं हम उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे उन्हें एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड. द वेरी फर्स्ट वन इज़ यूज़र लेवल, द नेक्स्ट वन इज़ कर्नल लेवल. यूज़र लेवल में सारी जितने भी हमारी प्रोसेस होते हैं वो मैनेज थ्रेड्स होते हैं, वो मैनेज्ड होते हैं यूज़र लेवल पे, यूज़र लाइब्रेरी की हेल्प से. लेकिन कर्नल लेवल पे वो हमारे मैनेज्ड होते हैं सिस्टम कॉल से, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स होते हैं. यूज़र लेवल हमारा फास्ट होता है वाइल कर्नल लेवल हमारा स्लो होता है. अब फास्ट है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी फास्ट है, वहाँ पर कर्नल में स्लो है. देन इफ़ वन यूज़र लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन इन द एंटायर प्रोसेस, अगर एक यूज़र लेवल ब्लॉक हो गया तो सारा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, बट कर्नल लेवल में ऐसा नहीं होता. Okay, where were we? Wait a second. नेक्स्ट वी हैव इस थ्रेड मैनेजमेंट सिस्टम. थ्रेड की मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? पहला थ्रेड क्रिएशन एंड टर्मिनेशन. पहला हमारा थ्रेड क्रिएट होता है, फिर वो हमारा टर्मिनेट होता है, सपोर्ट करता है क्लीन टर्मिनेशन को. देन थ्रेड शेड्यूलिंग. थ्रेड शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हमारा थ्रेड इसमें डिसाइड होता है कि कौन सा थ्रेड हमारा शेड्यूल होगा, और जो हमारा थ्रेड शेड्यूल होगा क्या वो प्रिमिटिव होगा या फिर नॉन प्रिमिटिव होगा, मतलब वो पूरा प्रोसेस चलेगा, उसमें स्विचिंग अलाउड होगी या फिर स्विचिंग अलाउड नहीं होगी. And it is decided by the algorithms like round robin, priority scheduling, multi queue level. नेक्स्ट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? एक थ्रेड अभी चल रहा है, देन हम स्विच करके दूसरे थ्रेड को लेकर आ रहे हैं और उसकी स्टेट को सेव कर देते हैं. आफ्टर दैट व्हेन द थ्रेड रिटर्न्स, देन हम रीस्टोर कर देते हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन को, उसकी ओरिजिनल स्टेट को जो हमने सेव करी थी. आफ्टर दैट सिंक्रोनाइजेशन. थ्रेड में एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन्स होती है और इस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, दैट आर म्यूटेक्स, सीमाफोर्स, मॉनिटर्स, एंड these all we have used and studied in unit 2. कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता है क्योंकि ये सेम रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो हर एक थ्रेड में कम्युनिकेशन होता है. थ्रेड का स्टेटस क्या है? न्यू, रेडी, रनिंग, कौन सी स्टेट में हमारा थ्रेड. थ्रेड लाइब्रेरीज एंड मॉडल. यहाँ पर 3 तरह के थ्रेड्स होते हैं, यूज़र लेवल, कर्नल लेवल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. देन हाइब्रिड मॉडल होता है, कंबाइन बोथ ऑफ परफॉर्मेंस, जो यूज़र और कर्नल लेवल की, इसमें दोनों की जो परफॉर्मेंस होती है वो सारी की दोनों कंबाइंड होती हैं. जो यूज़र लेवल में जितनी भी हमारे फीचर्स हैं कर्नल लेवल में वो सारे कंबाइंड होके हमारे हाइब्रिड लेवल में आते हैं. देन वो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच जाते हैं इस चैप्टर के, दैट इज़ डेडलॉक. बट डेडलॉक से पहले हम देखेंगे सिस्टम मॉडल क्या होता है. हमारे सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, R1 से लेके Rn हम नहीं बता सकते, हम मतलब कितने भी चाहें उतने रिसोर्सेज अपने सिस्टम में रख सकते हैं. हर एक रिसोर्सेज का एक इंस्टांस होता है या फिर एक से ज़्यादा इंस्टांसेस हो सकते हैं. तो वो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं कि पहले एक रिक्वेस्ट आई रिसोर्स के लिए, देन आफ्टर दैट दैट रिसोर्स हैज़ बीन यूज्ड, जैसे ही वो रिसोर्स यूज़ हो जाता है वो रिलीज़ हो जाता है. अब डेडलॉक की प्रॉब्लम क्या है? डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक हमारा ऐसा सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस है जहाँ पे रिसोर्स होल्ड कर रखा है. किसी प्रोसेस ने एक रिसोर्स ऑलरेडी होल्ड कर रखा है लेकिन वो फिर भी वेट कर रहा है, उसे दूसरा रिसोर्स चाहिए अपने सेट को कंप्लीट करने के लिए. उसके पास आधा मटेरियल है लेकिन आधा मटेरियल उसे और चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अ सिस्टम एज अ 2 डिस्क ड्राइवर. एक 2 डिस्क के ड्राइवर्स हैं, एक डिस्क एक ने होल्ड कर रखी है, दूसरे ने दूसरे प्रोसेस ने दूसरी डिस्क होल्ड कर रखी है, लेकिन दोनों को 2-2 चाहिए. देन इट इज़ अ डेडलॉक, क्योंकि दोनों ने एक होल्ड कर रखी है एंड बोथ द प्रोसेसेस रिक्वायर वन मोर रिसोर्सेज, बट दोनों एक होल्ड करके बैठे हैं, दे आर नॉट इवन रिलीजिंग इट. अगर उनमें से एक भी रिलीज़ कर दे तो दूसरा जो हमारा प्रोसेस है उसका काम हो सकता है. आफ्टर दैट देन द अदर वन कैन रीयूज़ इट. देन ब्रिज क्रॉसिंग एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक ब्रिज है, वहाँ पे बहुत सारी कार्स जा रही हैं एक डायरेक्शन में, एक कार आ गई है हमारी उल्टी डायरेक्शन में, देन हमें वो कार्स को पीछे करना पड़ेगा. दैट कंडीशन इज़ ब्रिज क्रॉसिंग कंडीशन. डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम कॉफमैन कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं. कॉफमैन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होती है कि डेडलॉक कब कब हो सकता है. पहली सिचुएशन की म्यूचुअल एक्सकल्शन की एक प्रोसेस एक टाइम पे रिसोर्स यूज़ कर सकता है. अगर एक ही प्रोसेस रिसोर्स यूज़ करेगा, अगर दोनों दूसरे प्रोसेस को भी सेम रिसोर्स की नीड हो गई तो वो यूज़ नहीं कर सकता. तो ऐसी सिचुएशन में हमारा डेडलॉक अकर हो सकता है.
तो डेडलॉक कब अगर हो सकता है हमारा म्यूचुअल एक्सकल्शन। होल्ड एंड वेट, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, दो ड्राइवर्स थे हमारे पास, इन दो ही प्रोसेस थे, दो डिस्क ड्राइव्स थे, एक ने होल्ड कर रखा है एंड स्टिल वेटिंग फॉर द नेक्स्ट रिसोर्स टू बी अवेलेबल। देन नो प्रेम्पशन, रिसोर्स हमारा तभी फ्री होगा जब उसका सारा वर्क ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ नॉट रिलीजिंग कि भाई वो रिलीज़ नहीं कर रहा है, इट विल ओनली रिलीज़ कि जब उसके पास पूरा सेट आ जाएगा, जब उसका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होता है, हमारे एक ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं, हमने लिए 4 प्रोसेसेस ले लिए। प्रोसेस 1 के पास वेट कर रहा है जो रिसोर्स प्रोसेस 2 के पास है, प्रोसेस 2 हमारा उस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो प्रोसेस 3 के पास है, और प्रोसेस 3 हमारा उस प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है जो हमारा प्रोसेस 4 के पास है। और प्रोसेस 4 उस प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है जो हमारा प्रोसेस 1 के पास है। तो एक पूरा सर्कुलर वेट बन गया, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। देन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, हमारे पास एक सेट ऑफ वर्टिसेस होती है और सेट ऑफ एजेस होती हैं। हमने लास्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ग्राफ में हमारे पास वर्टिसेस और एजेस होती हैं। तो वर्टिसेस हमारी जो होती हैं उसमें बहुत दो तरीके से डिवाइड होती हैं, एक तो हमारा प्रोसेस होता है और एक में हमारे रिसोर्सेज होते हैं। और एजेस होती हैं हमारी, जो एजेस होती हैं वो हमारी एक तो रिक्वेस्ट एज होती है जो हमारे प्रोसेस को रिक्वेस्ट कर रही होती है, और दूसरा हमारा असाइंड एज होती है जो हमारी, दैट मीन्स रिसोर्स हमारा असाइंड हो गया है प्रोसेस को। एक प्रोसेस में एक इंस्टेंस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इंस्टेंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देख लेते हैं डेडलॉक में। जो पहला वाला है उसमें कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में एक साइकिल बन रही है तो वो एक डेडलॉक है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्राफ विद साइकिल बट नो डेडलॉक। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये ग्राफ है उसमें साइकिल्स हैं लेकिन डेडलॉक नहीं है। लेकिन अभी तक तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई साइकिल होगी तो डेडलॉक ज़रूर होगा। चलो इस कंडीशन को भी देख लेते हैं कि प्रोसेस है, मान लो हमारे पास एक P4 प्रोसेस है, उसके इंस्टांसेस हैं, then the resource can there be allocated to P3 thereby breaking the cycle। तो हम यहाँ पर एक साइकिल को ब्रेक करके रिसोर्स दे सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है तो इसका मतलब डेडलॉक है ही नहीं। लेकिन अगर हमारे जो ग्राफ है उसमें कोई साइकिल है लेकिन सिर्फ एक ही इंस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है उस रिसोर्स का, तो वहाँ पर तो डेडलॉक पक्का है। दूसरा केस क्या आ सकता है कि हमारे पास साइकिल आ रही है लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा इंस्टेंस है, तो वहाँ पर डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे ग्राफ्स में जहाँ पर हमारे पास साइकिल बन रही है लेकिन इंस्टेंस एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं डेडलॉक की, बट वी कांट से कि कंफर्म डेडलॉक होगा या नहीं। देन मेथड्स फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक, क्या क्या मेथड्स हैं, पहले तो हम प्रिवेंट करें कि डेडलॉक वाली कंडीशन आए ना। देन डेडलॉक की अगर कंडीशन आ गई है तो हमें वो अवॉइड करनी है बाय एंटरिंग इनटू अ सेफ स्टेट। देन अगर अवॉइड भी नहीं हो रहा हमसे तो हम डिटेक्ट करेंगे। कि डिटेक्ट कैसे करेंगे, हम उसे रिकवर करके पहले हम डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ डेडलॉक आया, देन वी हैव टू रिकवर इट, देन डू नथिंग। नेक्स्ट, इफ़ अगर ये तीनों सॉल्यूशन से हमारा डेडलॉक सॉल्व नहीं हो रहा, देन वी हैव टू डू नथिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल इट। सो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पर मेथड्स थे तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड ऑल। नाउ डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, हम यहाँ पर डेडलॉक की सारी कंडीशंस को प्रिवेंट कर देंगे। म्यूचुअल एक्सकल्शन नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सकल्शन कब नहीं आएगा, जब हम ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि मतलब होल्ड हो, जो भी हमारे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे होल्ड हो जाएं। देन होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर कोई रिसोर्स, कोई भी हमारा प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है एंड स्टिल नीड्स द अनदर रिसोर्स, देन इट इज़ नॉट अलाउड कि उसे रिसोर्स नहीं मिल सकता, इट इज़ नॉट परमिटेड। ऐसा हम कोई रिसोर्स को आने ना दें, ऐसी कोई सिचुएशन ना आने दें। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो हमारी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टार्वेशन पॉसिबल हो सकता है, और रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्स के जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो सकते हैं। देन नो प्रेम्पशन, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा रिसोर्स ना हो जो ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हो और फिर उसके बाद वो प्रेम्प्ट भी ना कर रहे हो, स्विचिंग भी पॉसिबल ना हो, तो स्विचिंग होनी चाहिए। देन सर्कुलर वेट में हम क्या देखते हैं कि सारे रिसोर्सेज में एक ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन होना चाहिए। तो हमने एग्जांपल देखा कि एक टेप ड्राइवर है जो कि हमारा 1 है, देन डिस्क ड्राइवर 5, प्रिंट ड्राइवर 12,
आफ्टर डैट अब हमने प्रिवेंशन मेथड्स तो देख लिए, जो हमारे पास जितने भी हमारी कॉफमैन कंडीशंस थी, अगर हम उन सबको प्रिवेंट कर दें तो हमारा प्रिवेंशन हो सकता है। लेकिन अगर स्टिल हमारा डेडलॉक अकर हो रहा है तो डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड हम देखेंगे। यहाँ पर हम एक प्रायर इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। प्रायर इन्फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए हम उतने रिसोर्स ले लेते हैं, हमें ना शेयरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज चाहिए हम उतने रिसोर्सेज ले लेते हैं। दूसरा, हम एक ऐसा हम ध्यान दें कि भाई कभी भी सर्कुलर स्टेट ना बने। अगर सर्कुलर स्टेट बनी, अगर कोई साइकिल बना तो हमारा डेडलॉक तो कन्फर्म है। और जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है वो हमारी डिफ़ाइन होती है कि नंबर ऑफ़ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज, जितने हमारे रिसोर्स एलोकेट हो गए हैं, जितने हमारे रिसोर्स अवेलेबल हैं और उनकी डिमांड क्या है, हम उसकी हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं। देन सेफ स्टेट क्या होता है? सेफ स्टेट उसे बोलते हैं जब हमारे वो जो हमारे सिस्टम है वो सेफ सीक्वेंस में। अब वो सेफ सीक्वेंस कब होता है हमारा? फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक प्रोसेस है पीआई और उसे रिसोर्स की नीड है, लेकिन वो प्रोसेस अभी हमारा पीजे के पास है, तो वो वेट करेगा जब तक पीजे हमारा जो प्रोसेस दूसरा प्रोसेस है जे प्रोसेस, वो हमारा काम ख़त्म नहीं कर देता। जैसे ही वो प्रोसेस जे अपना काम ख़त्म कर देगा तो वो प्रोसेस हमारा पीआई जो है हमारा द फर्स्ट प्रोसेस उसके पास पहुंच जाएगा। देन इट कैन एग्जीक्यूट इट वर्क्स एंड यही लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा। देन अगर वो सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है देन इसका मतलब हमारे पास कोई डेडलॉक नहीं है। लेकिन अगर सेफ स्टेट में नहीं है, अनसेफ स्टेट में है, तो फिर डेडलॉक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब डेडलॉक को अवॉइड कैसे करा जाए? डेडलॉक अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके के एल्गोरिदम है। पहला रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और दूसरा हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारा सिंगल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स, अगर किसी रिसोर्स में सिंगल इंस्टांस है तो वो उसके लिए यूज़ होता है। और अगर अगर मल्टीपल इंस्टांसेस हैं और फिर भी डेडलॉक आ रहा है तो हम बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या होता है, हम एक क्लेम एज बनाते हैं, एक नई एज बनाते हैं। क्लेम एज का मतलब है कि इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को आगे रिक्वेस्ट भेज देता है कि मतलब इस प्रोसेस को दूसरा प्रोसेस चाहिए हो सकता है फ्यूचर में। अगर ये क्लेमेज हमारी जैसी अगर उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स को, जैसी वो प्रोसेस हमारे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर देता है, मतलब उसे उस रिसोर्स की नीड होती है, उस प्रोसेस को उस रिसोर्स की अगर सच में नीड है तो वो क्लेम एज हमारा रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही हमें वो एलोकेट हो जाता है रिसोर्स, तुरंत वो हमारा रिसोर्स एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा असाइनमेंट एज, जैसे ही वो हमारा प्रोसेस का काम ख़त्म हो जाता है, असाइनमेंट एज हमारा वापस उस रिसोर्स एज को, जो भी हमारी वो क्लेम एज थी, जो भी उसे असाइनमेंट एज से क्लेम एज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है, ग्राफ बना हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वही चीज़ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि भाई एक क्लेम एज बना दी हमने और अगर उसे रिसोर्स की एलोकेशन की ज़रूरत है तो वो रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट होगा, देन असाइनमेंट एज में कन्वर्ट होगा। आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द असाइनमेंट एज, जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो वापस क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक चीज़ इंश्योर करता है कि हमारी रिक्वेस्ट तभी रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट होगी अगर वहाँ कोई साइकिल नहीं बन रहा होगा, क्योंकि अगर साइकिल बन रहा होगा तो हमारी डेडलॉक अकर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम हमारा प्रायर इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। यहाँ पर हम प्रोसेस को व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स मे बी टू वेट। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी, वहाँ पर वो प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो प्रोसेस को वेट करना पड़ा। अब इसका एल्गोरिदम क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि n नंबर ऑफ़ प्रोसेस हैं हमारे पास, n नंबर ऑफ़ प्रोसेस हैं और m जो है वो हमारा रिसोर्स टाइप है। तो पहला अवेलेबल क्या है कि मान लो एक वेक्टर है जिसकी लेंथ m है और j इज़ इक्वल्स टू k, तो मतलब हमारे पास k इंस्टेंसेस हैं रिसोर्स j टाइप के। मैक्सिमम में क्या है, अगर हमारे पास n इंटू m मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस है और m नंबर ऑफ़ रिसोर्स टाइप हैं, तो मैक्सिमम इफ़ मैक्सिमम आई जे इज़ इक्वल्स टू के, तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस आई जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है के इंस्टेंस तक, मतलब मैक्सिमम के टाइम्स उसे उसके रिसोर्स को वो हमारा मैक्सिमम उसकी जो वो रिक्वेस्ट है वो इतने टाइम्स हो सकती है। नेक्स्ट एलोकेशन
अगर n इंटू एम मैट्रिक्स है और आई जे का एलोकेशन है, तो प्रोसेस आई जो है वो करेंटली एलोकेट है k टाइम से रिसोर्स j से। नीड क्या है कि रिसोर्स प्रोसेस पी आई को k इंस्टेंसेस की रिसोर्सेज की नीड है। देन हम नीड कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन करके। अब डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करेंगे, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हमें पहले ये देखना है, फॉर डेडलॉक डिटेक्शन द सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एन एल्गोरिदम। अब डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हमारे सिस्टम के पास ऐसे एल्गोरिदम होने चाहिए जो बता पाएँ कि भाई सिस्टम हमारा जो है वो डेडलॉक में है या नहीं है, और अगर सिस्टम डेडलॉक में है तो उसे रिकवर कैसे करेंगे, तो हमारे पास उसका भी एल्गोरिदम होना चाहिए जो एग्जामिन कर पाए कि डेडलॉक अगर हुआ है या नहीं। दूसरा, हमारे पास रिकवरी के लिए भी एक एल्गोरिदम होना चाहिए। तो डिटेक्शन और रिकवरी के लिए हमारे पास हमें बहुत सारे ओवरहेड्स की ज़रूरत पड़ती है। जो ओवरहेड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे रनिंग टाइम और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल लॉस होता है इनहेरिटेंस का। अब हमारे पास हमने देखे थे जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था वो हमारे सिंगल इंस्टांसेस के लिए था। अब सिंगल इंस्टांसेस जो रिसोर्स एलोकेशन है वो करता क्या है, यहाँ पर हम एक वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। सिंगल इंस्टांसेस में हम एक वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। मान लो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्रोसेस हैं हम उन प्रोसेस को लिख देंगे। यहाँ पर हम एक प्रोसेस का डायग्राम बनाएंगे जिसे हम वेट फॉर ग्राफ बोलते हैं, और हम उस प्रोसेस को इस तरीके से उन एरोज़ को डिक्लेयर करेंगे जिस प्रोसेस की नीड होगी, और फिर हम उसके बाद एग्जामिन करेंगे कि इसमें साइकिल बन रहा है। अब उसमें साइकिल हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं और n स्क्वायर ऑपरेशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब उस ग्राफ में साइकिल्स हैं। एंड इफ साइकिल्स हैं तो इसका मतलब क्या है, उस ग्राफ में डेडलॉक भी है। नेक्स्ट, मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ सेम एज बैंकर्स एल्गोरिथम। आपको सेम वही चीज़ लिखनी है यहाँ पर। नाउ डिटेक्शन एल्गोरिथम। अब डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूज़ क्या है, अगर डेडलॉक आ गया तो हमें डिटेक्ट क्यों करना पड़ेगा, उसका यूज़ क्या है। पहले तो हमें ये देखना कि किस लिए हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन एल्गोरिथम को, कि डिटेक्शन हमारा आने वाला है या नहीं है। और अगर डेडलॉक हमारे आने वाला है तो उसमें कितने प्रोसेसेस हमारे अफेक्ट होंगे डेडलॉक से। देन अगर बहुत सारे साइकिल्स हमारे आ गए हैं डेडलॉक के अंदर, तो उन सारे साइकिल्स में से एक्चुअल में, अगर हमारे पास बहुत सारे साइकिल्स बन गए हमारे प्रोसेस में, तो उनमें से एक्चुअल में कौन से प्रोसेस ने डेडलॉक क्रिएट करा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम एक लेस एक्सपेंसिव ऑल्टरनेट ढूंढें तो हम अपने जो भी हमारा प्रोसेस है उसमें कुछ ना करें, एल्गो को यूज़ ना करें, हम सीपीयू के ऊपर छोड़ दें। जो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा और डेडलॉक को ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा। नेक्स्ट इज़, अब हमने डिटेक्शन के एल्गोरिथम तो देख लिया, उसकी यूज़ क्या है ना, और रिकवरी। अब हम डेडलॉक को दो तरीके से रिकवर कर सकते हैं। पहला है हमारा प्रोसेस टर्मिनेशन, द नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स प्रीएम्पशन। प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या होता है कि हम सारे जितने भी हमारे डेडलॉक हुए हैं उन सबको प्रोसेसेस प्रोवाइड कर दें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपेंसिव होता है। द नेक्स्ट वन इज़, एक एक करके हम प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक एक करके हम प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएंगी, हमारे पास कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमें देखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर क्या होगा कि क्या प्रायोरिटी क्या है प्रोसेस की, जिसे हम प्रोसेस दें। देन अगर हम प्रोसेस दे रहे हैं तो वो कितने लंबे टाइम तक वो उसे चाहिए होगा अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, वो प्रोसेस कब तक यूज़ में आएगा, और उसे कितने रिसोर्सेज की नीड है। हाउ मैनी रिसोर्सेज डज प्रोसेस नीड इन ऑर्डर टू फिनिश द टास्क, और कितने प्रोसेस उसे लगेंगे टर्मिनेट करने के लिए। क्या वो प्रोसेस हमारा इंटरैक्टिव सिस्टम है या फिर हमारा बैच सिस्टम है। सो दिस प्रोसेस टर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्स प्रीएम्पशन में क्या करते हैं, हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसेस को। जब तक डेडलॉक हमारा ब्रोक नहीं हो जाता, जब तक हमारा डेडलॉक टूट नहीं जाता, तब तक हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहेंगे। अब रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, विक्टिम सेलेक्ट करना, कौन से प्रोसेस को हम रिसोर्स दें,
और अगर हम रिसोर्स देन नेक्स्ट इज़ रोल बैक, अगर हमने वो प्रोसेस प्रेम्प्ट करा है रिसोर्स देने के लिए, जो दूसरा प्रोसेस है उसके साथ हम क्या करेंगे। तीसरी चीज़ स्टारवेशन की, अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम किसी को रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं देन प्रेम्प्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को, तो वहाँ पर स्टारवेशन तो नहीं हो रहा।